हेलो 10th क्लास। कैसे आप सब? तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम बहुत ही जल्दी फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, तो उसी सीरीज में हमारे पास नेक्स्ट वीडियो है आपके नए चैप्टर पर। और इस चैप्टर का नाम है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर रहेगा वही लास्ट वीडियोस की तरह ऑलमोस्ट सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बचेगा कि आप इनकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है जी। जैसे ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक से पढ़ना स्टार्ट करना है। ओके, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो फिर रेडियो एक्टिविटी क्योंकि हिस्ट्री नहीं है तो हम इसकी हिस्ट्री वगैरह को रहने देते हैं एक बार के लिए, कि ये न्यूक्लियर फिजिक्स है 1900s के से पहले ही स्टार्ट हो गई थी इसकी डिस्कवरी। एग्जैक्ट बात करें तो 1896 में। ठीक है, और मुद्दे की बात करते हैं। इस चैप्टर को आने के लिए, समझने के लिए आपको बेसिक बेसिक चीजें पहले पता हो। तो सबसे पहले मैं आपको पुरानी बातें बता देता हूँ जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है, जो एकदम बेसिक चीजें है। ठीक है, एटम के बारे में आप सब जानते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल जो एग्जिस्ट कर सकता है अकेला। ठीक है ना, प्रोटॉन अकेला नहीं रह सकता, इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं मिलेगा, न्यूट्रॉन अकेला नहीं मिलेगा, ये सब एटम के साथ मिलेंगे। तो सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो एटम है। और एटम भी किस फॉर्म में मिलता है हमें, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलता है। तो वो केमिस्ट्री में चला जाएगा। तो एटम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि तीन तरह के मॉडल्स थे इसके अंदर। एक आता है जे जे थॉमसन, और उसके बाद था अर्नस्ट रदरफोर्ड, एंड देन नील्स बोर। ठीक है, ये सब आप पहले से जानते हैं। अब इनके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें मेन पता होना चाहिए कि एटम होता है और एटम के कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये तीन होते हैं हमारे पास। कौन से थे? सबसे पहले था हमारे पास प्रोटॉन, दूसरे नंबर पे था इलेक्ट्रॉन, और तीसरे नंबर पे है न्यूट्रॉन। ठीक है, ये सीक्वेंस ऐसा जरूरी नहीं है कि सबसे पहले आप प्रोटॉन ही लिखे, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। हाँ, न्यूट्रॉन है वो सबसे लास्ट में लिखा जाए तो थोड़ा सा ठीक रहता है, क्योंकि इसकी डिस्कवरी सबसे लास्ट में हुई थी। ओके, चलिए जी। तो प्रोटॉन के बारे में आपको क्या पता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको क्या पता है, नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के बारे में आपको क्या पता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है जी। प्रोटॉन कहाँ मिलेगा, एटम में। एटम में कहाँ, तो ये मिलता है न्यूक्लियस में। ठीक है, लोकेशन ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं पूछूं कि न्यूट्रॉन भी कहाँ मिलेगा आपको, तो आप इसके लिए भी यही बात बोल सकते हैं कि ये भी आपको कहाँ मिलेगा, इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपको मिलेंगे रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन। ये सारी बातें आपको पहले से ही पता थी। और पुरानी बातें अगर हम बात करें तो एटम के सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है हमारे पास, एक तो है प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। एक तो ये होता है, एक ये होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन। और इन दोनों पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियन। इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन।
ओके, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये आपको पता लग गया। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव है और एटम के पास क्या चार्ज होता है? ज़ीरो, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन के मास को हम इग्नोर करते हैं, उसका मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन बहुत बहुत कम होता है। अगर एग्जैक्ट बात करें तो 1847 या 1837 टाइम्स होता है। अलग अलग बुक में अलग अलग नंबर दिया हुआ है। ओके, ठीक है जी, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसमें और क्या क्या आपको पता होना चाहिए? इसमें पता होना चाहिए कि हम एटम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे फिजिक्स में। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। दिस इज सिंबल ऑफ एटम। यहाँ हम लिखते हैं Z, यहाँ हम लिखते हैं A। ठीक है जी, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। व्हाट इज दिस X? दिस इज सिंबल। व्हाट इज दिस Z? दिस इज एटॉमिक नंबर। व्हाट इज दिस A? दिस इज मास नंबर। ध्यान रखना है, एटॉमिक मास और मास नंबर अलग अलग बात होती है, सेम नहीं होती। मास नंबर अलग है और एटॉमिक मास अलग होता है। ठीक है जी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर हम। नेक्स्ट जो चीज है हमें पता होनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है। अगर आपको कोई कहे कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए कि इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। ओके, हाँ ये बात अलग है कि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो होते हैं एक न्यूट्रल एटम में। अगर एटम के पास कोई चार्ज है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन या तो कम है या ज्यादा। प्रोटॉन्स कभी भी कम ज्यादा नहीं होते। अगर प्रोटॉन कम ज्यादा हुए तो एटॉमिक नंबर ही बदल जाएगा। जैसे कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है, मान लेते हैं अभी, चलो उसके बारे में बात करेंगे अभी। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी, ये होता है मास नंबर। सिंबल ए। न्यूट्रॉन्स के लिए हम सिंबल यूज करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए, या न्यूट्रॉन के लिए सिंबल यूज करेंगे हम एन। प्रोटॉन के लिए हम सिंबल यूज करने वाले हैं पी। फिर इलेक्ट्रॉन के लिए हम यूज करने वाले हैं ई। न्यूट्रॉन के लिए हम यूज करने वाले हैं एन। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पे एन दिखे तो समझ जाना कि हम न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। ओके जी, तो प्रोटॉन्स पता लगा। प्रोटॉन्स क्या है? एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन्स क्या है? न्यूट्रॉन्स क्या होगा? न्यूट्रॉन्स हम यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे कि हमारे पास Z का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि P। ठीक है, A का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी A माइनस Z। ठीक है जी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, अब एक छोटा सा मामूली सा क्वेश्चन। मैं कहता हूं ऑक्सीजन का एटम मैंने लिख दिया इस तरह से। इसको देख के हमें क्या क्या पता चलता है? व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट बाय ऑब्जर्विंग या बाय लुकिंग एट दिस सिंबल जो हमने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन 816? क्या हमें पता चलता है? तो जो जो पता चलता है एक एक करके हम उसको लिखना शुरू करते हैं। हमें इससे पता लगा कि इसका Z 8 है, इसका A 16 है, यानी कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? इसमें 8 ही आएगा। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे हम? A माइनस Z करके हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकाल लेंगे। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ओके, तो यहाँ तक कोई समस्या?
बढ़िया। प्रोटॉन पता लग गया, इलेक्ट्रॉन पता लग गया, न्यूट्रॉन पता लग गए। अच्छा, एक आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लग गया, जो आपकी केमिस्ट्री में काम आएगा, व्हिच इज़ 2,6, ठीक है? ओके, और हमें इससे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो क्या बचेगा? ये डाटा, इसमें क्या चेंज आएगा? ये जो है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसमें क्या चेंज आएगा? तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 7, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,5, लेकिन प्रोटॉन इसमें अभी भी 8 ही है, तो ये ऑक्सीजन ही रहेगा। मैं कहता हूं इसमें से एक न्यूट्रॉन चला जाए, अब क्या होगा? तो न्यूट्रॉन वाले में 8 की जगह 7 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं इसमें से एक प्रोटॉन चला जाए, तो प्रोटॉन चला जाएगा तो यहाँ पे 7 होगा प्रोटॉन में, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर में 7 होगा, और ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा। प्रोटॉन जाने का मतलब क्या हुआ? कि दिस बिकम नाइट्रोजन नाउ, ठीक है? इस तरह से आपको इन चीजों को समझना है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है, ठीक है? चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे आप करके दिखाओ मेरी तसल्ली के लिए। मैं कहता हूं कि मेरे पास है जिंक 3065, मुझे बताओ इसका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होंगे, नंबर्स बताना है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सारी की सारी चीजें आपको बतानी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो केमिस्ट्री का पार्ट है। 1 मिनट का टाइम, पॉज करो स्क्रीन को और आंसर लिखो, फिर मैच करना। क्या मुझे टाइमर चलाना चाहिए साथ में, या आप पॉज करके क्वेश्चंस करते हैं? चलिए जी, आई होप आपने क्वेश्चन को कर लिया होगा। तो आंसर मैच करते हैं। Z की वैल्यू आ रही है मेरी तो 30, A की वैल्यू मेरी आ रही है 65, P दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरे आ रहे हैं 30, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे आ रहे हैं 30, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा मेरा A माइनस Z 35। तो आंसर मैच कीजिए। कोई गलती हो तो एक बार प्लीज कमेंट में बता देना, हो सकता है कि फ्लो फ्लो में कुछ मैं गलत लिख दूं। तो ओके, बेसिक बेसिक बातें जो आपको पता लग चुकी है, ठीक है जी। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें पता होना चाहिए कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है? तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे प्रोटॉन्स, या एक प्रोटॉन की बात करते हैं, प्लूरल नहीं। एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन। इसको ऐसे की जगह हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टी हो जाएगी और ऊपर लिख देते हैं, ठीक है? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है? चलिए जी, शुरू करते हैं। इनके बीच में डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस जो हमें पता होना चाहिए वो है कि, एक मिनट रुकना, जस्ट ए मिनट। ओके, आई एम बैक। हाँ, तो सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए इसकी लोकेशन, ठीक है? द फर्स्ट डिफरेंस वी नीड टू नो इज लोकेशन, ठीक है जी। तो कुछ और लाइंस लगा लेते हैं एक बार यहाँ पर, इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं एक बार, ठीक है? तो प्रोटॉन की लोकेशन इनसाइड द न्यूक्लियस,
इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, और न्यूट्रॉन की लोकेशन सेम, इनसाइड द न्यूक्लियस। दूसरा, प्रॉपर्टी या फिर चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, और इस पे जीरो। अगर कोई पूछे इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है प्लस का 1e, जिसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए होता है माइनस का 1e, यानी कि प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और इस पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, इसकी वैल्यू जीरो होती है। ठीक है। तीसरा, अगर कोई बोले कि इसका मास बताओ, ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो इसका मास होता है 1 AMU, या फिर इसको हम बोलते हैं 1U। इसका मास होता है 1/1837 AMU, इसको हम बोलते हैं 1/1837U, और इसका मास स्लाइटली ग्रेटर देन 1 AMU, लेकिन हम इसको ऑलमोस्ट 1 AMU मान लेते हैं, या फिर 1U ही मान लेते हैं। ओके, ओके, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है मास, हो गया इसमें। अच्छा, 1 AMU की अगर कोई आपसे बोले कि वैल्यू क्या होगी, इसका एग्जैक्ट मास क्या होगा, तो इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 to the power-27 किलोग्राम। अगर आपसे कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो आप इसमें कहेंगे कि 9.1 इंटू 10 की पावर-31 किलोग्राम, और इसका मास होता है 1.67 इंटू 10 to the power-27 किलोग्राम। ठीक है जी, लोकेशन हो गई, चार्ज हो गया, और मास हो गया, और हमें किसी और चीज की जरूरत तो है नहीं इसके अंदर। सिंबल आप चाहे तो लिख सकते हैं चौथे नंबर पे, जो हम सिंबल यूज करेंगे, तो प्रोटॉन के लिए P, इलेक्ट्रॉन के लिए E, और न्यूट्रॉन के लिए N। ठीक है। अगर हम इसको एटम की फॉर्म में लिखना चाहे, जैसे हम एटम को रिप्रेजेंट करते थे, तो इसको हम लिखते हैं इस तरह से कि प्रोटॉन के ऊपर मास एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 100। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिखते हैं -1, मास 0, और न्यूट्रॉन के लिए लिखते हैं एटॉमिक नंबर 0, मास 1। ठीक है। ओके, इसके अलावा कुछ और थोड़ी सी हिस्ट्री कर लेते हैं जी, ज्यादा नहीं, बस एक ही वर्ड, डिस्कवर्ड बाय। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, कौन था साइंटिस्ट वो, ई गोल्डस्टिन, ई गोल्डस्टिन। स्पेलिंग एक बार आप कंफर्म कर लेना, मुझे थोड़ा सा डाउट है स्पेलिंग पर। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन, और न्यूट्रॉन की थी जेम्स चैडविक। ठीक है, ये थी इनके डिस्कवर करने वाले। ठीक है, आप मुझे एक मिनट दीजिए, मैं अभी स्पेलिंग कंफर्म कर ही लेता हूँ। GOLDS, अच्छा यहाँ ई नहीं आएगा, तो द स्पेलिंग इज गोल्डस्टीन, STEIN। ठीक है। ओके, तो ये थे हमारे एटम की डिस्कवरी करने वाले। ठीक है, इतना बेसिक हमें पता होगा तो हमें जो है आगे चैप्टर समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। इस चैप्टर की वीडियो बाकी चैप्टर्स की तरह 1 आवर की नहीं रहेगी, थोड़ी सी इसकी लेंथी रहेगी, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट लेकर आता है। ठीक है, मोस्टली चीजें आपने पहले पढ़ी होती है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। अगर अब हमें अभी की बात करें, तो हमें ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन हमारा अभी चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक
पुराना डिस्कशन ही चल रहा है, इतना हमें पता होना चाहिए, ठीक है? ओके, चलो जी फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा-थोड़ा डाटा और हमें याद रखना है। इसमें हम एनर्जी की यूनिट यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हमने वर्क पावर एनर्जी किया था, तो हमने एक एनर्जी की यूनिट की थी छोटे वाली, ठीक है? स्मॉलेस्ट यूनिट जो हम यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू थी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, ठीक है? ओके, चलो जी, अब हम चैप्टर के ऊपर आते हैं कि रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि हमारे पास एक एटम है, ठीक है? कोई भी एक एटम है, हम मान लेते हैं कि परफेक्ट स्फीयर है, ठीक है? इसके अंदर 2 चीज़ें होंगी, एक होगा प्रोटॉन और एक होगा न्यूट्रॉन। तो हम इसके अंदर छोटे-छोटे सर्कल्स बना लेते हैं। ओके, तो मान लेते हैं कि ये जो है सर्कल्स, ये है न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? और प्रोटॉन्स के लिए हम कोई और कलर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है जी, इस तरह से हमारे पास कोई भी एक एटम का न्यूक्लियस है। ये सिर्फ गैप दिखने के लिए है भई, रियलिटी में गैप नहीं होता, ठीक है? हम जो डायग्राम बना रहे हैं उसके से थोड़ा-सा गैप इसमें आ रहा है, अदरवाइज़ कोई गैप नहीं होता इसमें, ठीक है जी? अब क्या होता है कि कोई भी एटम हो, ठीक है? जब उसका मास बढ़ने लगे, मास नंबर, यानी कि जब उसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाए, तब वो एटम का न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को खो देता है। क्या कहा मैंने? कि जब किसी एटम का मास नंबर बढ़ने लगे, तो वो एटम का न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहता। स्टेबल रहने के लिए उसको अपना साइज़ कम करना पड़ता है, और साइज़ कम करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर से एक्स्ट्रा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, जिसके अंदर तो वही होते हैं, उनको निकालना शुरू कर देता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। इसमें से 3 तरह के पार्टिकल्स निकलते हैं। कोई भी अपना होगा ना, इसमें से 3 तरह के पार्टिकल्स निकलेंगे, और वो 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं अल्फा पार्टिकल। पहला पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल्स, दूसरा है बीटा पार्टिकल्स, और तीसरा है गामा रेडिएशन। ठीक है? 3 तरह के पार्टिकल इसमें से निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन। अल्फा पार्टिकल जो होता है, ये बना होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से। ठीक है जी? किससे बनता है? 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स से बनता है एक अल्फा पार्टिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीलियम न्यूक्लियस। ध्यान रहे, हीलियम एटम नहीं, हीलियम न्यूक्लियस। क्या बात समझ में आई है? जी। नेक्स्ट इसमें से जो निकलता है बीटा पार्टिकल, इसको हम बोलते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है? ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है न्यूक्लियस में से, और उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। और गामा रेडिएशन, ये एक तरह की एनर्जी है, जैसे अपनी लाइट है ना, विजिबल रीजन, उससे पहले आती है अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, उससे पहले गामा रेज। तो ये हाई एनर्जी की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब जब हम इस टॉपिक को करते हैं ना, तो एक बच्चों के मन में डाउट आता है, और वो, अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देख रहे हैं, तो आपके मन में भी आया होगा। और वो डाउट है कि जब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं,
तो न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल कैसे निकला? याद क्या रखना है हमें? रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर प्रोसेस है। न्यूक्लियस का रोल होता है। जो भी चीजें होंगी न्यूक्लियस के साथ होगी। तो न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला? आना चाहिए, एक जेन्युइन डाउट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि जब बीटा पार्टिकल निकलता है, जिसको हम बोलते हैं बीटा डिके, तब ये हमारे समझने के लिए है, ठीक है ना, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि जैसे ही इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकलेगा, तो बीटा पार्टिकल आया कहाँ से? तो वो आया न्यूट्रॉन से। ठीक है जी। क्या होगा कि प्रोटॉन के पास चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है नेगेटिव। जब वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करते हुए वो एक न्यूट्रॉन बन जाता है। ठीक है जी। और जैसे ही न्यूट्रॉन टूटेगा, तो न्यूट्रॉन टूटेगा तो क्या बनेगा? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा थी वो सारी की सारी उस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, जिससे वो बाहर निकलता है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ऐसा होता है जी। ठीक है जी। तो एक न्यूट्रॉन टूटेगा तो उसमें से एक प्रोटॉन बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, और वो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी उसको बनने में लगी थी वो एनर्जी लेके उड़ जाएगा, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो उसको हम बाइंडिंग एनर्जी करके बोलते हैं। वो आपके बाइंडिंग एनर्जी तो अलग है। मतलब ये सारी चीजें आपके ट्वेल्थ में और डिटेल में है। ठीक है, तो ट्वेल्थ क्लास में जब हम इसको पढ़ेंगे, अब मैं आपको ट्वेल्थ वाली चीजें बताऊंगा तो हो सकता है कि चैप्टर बाउंसर जाने लगे। इसीलिए अभी अपने को ध्यान क्या रखना है? अल्फा पार्टिकल का मतलब दो प्रोटॉन्स दो न्यूट्रॉन्स, दोनों की दोनों चीजें न्यूक्लियस में अवेलेबल है। दूसरा बीटा पार्टिकल का मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसमें है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन दो हिस्सों में टूट गया होगा, जिसकी वजह से एक प्रोटॉन बना होगा और एक इलेक्ट्रॉन बना होगा, और वो इलेक्ट्रॉन फास्ट एनर्जी के साथ निकल जाता है। ठीक है, गामा के अंदर ये एक एनर्जी है। अगर न्यूक्लियस के पास एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी को बाहर निकाल देता है गामा रेडिएशन के रूप में। इज ओके? ठीक है, तो उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी, जो सबसे पावरफुल एनर्जी है, जिसने न्यूक्लियस को आपस में बांध रखा है। तो इसके बारे में आपको बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, ओके, उससे पहले मुझे आपको एक दो चीजें और बतानी थी। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास आता है आइसोटोप्स। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है जी। तो आइसो का मतलब होता है सेम, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब दो एटम्स जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दो अलग अलग टाइप के एटम्स के पास। एग्जाम्पल हीलियम, हीलियम नहीं, हीलियम भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, नियोन गैस एंड सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, इन दोनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन नेगेटिव और लिथियम पॉजिटिव, इन तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी दो दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसी तरह से आइसोटोप्स क्या होता है? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, सेम एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, उसको क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, इसका मतलब एटम भी सेम ही होगा। ओके, एक मिनट। हाँ, अब ठीक है, तो एटम भी सेम होगा वो। ठीक है जी। अब इसके लिए अपने पास ऐसे एग्जांपल आता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। ठीक है, ये तीनों आइसोटोप है। दूसरा,
कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, आपके सिलेबस में 2 है, C12 एंड C14। याद कीजिए आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मास की डेफिनेशन बनाते हैं जब हम AMU एटॉमिक मास यूनिट, इट इज 1/12 ऑफ C12 एटम। कार्बन 12 लेते हैं तो कार्बन 12 का मतलब एक कार्बन और भी होगा। ठीक है जी, तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ओके ओके, तो एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन सेम हो गए, इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, इसके अलावा क्या बच गया अपने पास, एक न्यूट्रॉन बच गया और एक एटॉमिक मास या मास नंबर बच गया। तो जिसमें मास नंबर सेम होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं मास नंबर सेम के लिए आइसोबार। इसमें क्या होगा, सेम मास नंबर। ठीक है, अब मास नंबर सेम है तो क्या होगा इसके अंदर, तो करते हैं बात। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, जैसे आर्गन है, आर्गन का होता है मास 40, कैल्शियम है उसका होता है मास 40। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, इनका मास नंबर सेम है। और आइसोटोन क्या होगा, जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो आइसोटोन्स कहलाएंगे, जैसे कि कार्बन का ये आइसोटोप और ऑक्सीजन का ये आइसोटोप, आप इसमें निकालेंगे तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके, अब हम वापस बढ़ते हैं अल्फा बीटा और गामा की तरफ। तो अल्फा में क्या था, अल्फा में क्या था, दो प्रोटॉन्स निकल जाएंगे, दो न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे। प्रोटॉन क्या डिसाइड करते हैं, एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन्स क्या डिसाइड करते हैं, मास नंबर का एक पार्ट। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर क्या डिसाइड करते हैं, मास नंबर। तो अल्फा के निकलने की वजह से हमें जो मिलेगा देखने को, वो मिलेगा कि इन अल्फा डिके देयर इज चेंज इन बोथ Z एंड A। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक नंबर था Z, एटॉमिक मास है A, इसका अल्फा डिके हो जाता है। इसमें से अल्फा डिके का मतलब एक अल्फा पार्टिकल निकल गया। ठीक है, अब एक अल्फा पार्टिकल गया, इसका मतलब दो प्रोटॉन्स भी निकल गए। प्रोटॉन निकल गए तो क्या होता है, क्या एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, आंसर इज नो। एटॉमिक नंबर क्या बताता है, एटम के बारे में बताता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, क्या कोई ऐसी ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर 7 है, आंसर इज नो। नाइट्रोजन का ही एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो अगर प्रोटॉन निकल गए तो एटॉमिक नंबर चेंज, एटॉमिक नंबर चेंज तो एटम चेंज। तो एटम एक्स की जगह वाई बन जाएगा, Z-2, और मास में कितना चेंज आएगा, 4 टाइम्स। 4 क्यों, क्योंकि मास क्या आता था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन कम दो न्यूट्रॉन कम, और साथ में निकलेगा अल्फा। ठीक है, आप अल्फा को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें से एक हीलियम का न्यूक्लियस निकल गया। ये रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है कि अल्फा डिके में क्या होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बीटा डिके। बीटा डिके में क्या होगा, तो बीटा डिके में होता क्या था, इसमें से एक फास्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, जब न्यूट्रॉन टूटेगा। ठीक है, तो हमारे पास कोई एटम है X जिसका एटॉमिक नंबर था Z, एटॉमिक मास या मास नंबर है A। अगर उसमें से बीटा पार्टिकल निकल गया, बीटा डिके हो गया, तो क्या होगा, उसका एक न्यूट्रॉन कम हो जाएगा लेकिन एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा। एक न्यूट्रॉन कम हो जाएगा, एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा। प्रोटॉन बढ़ जाएगा मतलब एटॉमिक नंबर भी बढ़ जाएगा, तो नया एटम बन जाएगा Y Z+1। और मास में क्या चेंज आएगा,
आंसर है मास में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मास क्या था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन खत्म हुआ लेकिन एक प्रोटॉन बन भी तो गया, इसलिए कोई चेंज नहीं आता। साथ में बीटा -1 0, और आप चाहे तो बीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन -1 0। ठीक है, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हाई लेवल का भी अभी नहीं करते, एक बार हम एग्जाम ओरिएंटेड करते हैं। एक केस और आता है बट हमें उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है अभी। तीसरा है अपने पास गामा डीके। तो गामा डीके में क्या होगा? इट रिलीज फोटोन। प्रोटोन नहीं, फोटोन। फोटोन क्या होता है? लाइट के पार्टिकल्स को बोलते हैं। इट एमिट लाइट या फिर रेडिएशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर अपने पास पहले एक्स जेड ए था, अब भी गामा डीके के बाद भी क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी एक्स जेड ए ही रहेगा। ठीक है, लेकिन एनर्जी कम हो जाएगी, तो हम यहाँ पर एक स्टार बना देते हैं। स्टार का मतलब हाई एनर्जी, और उधर स्टार नहीं है, इसका मतलब लो एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी निकलने से क्या बनता है? गामा। आई होप ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है जी, तो अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है तो हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास पेपर्स है अवेलेबल। ओके, हम एक बार रिएक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, T26 स्पेसिमेन। ग्राफ आपको बता रहे हैं कोरिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वाई एक्सिस पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रोल नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है एक्स एक्सिस पर। ए बी सी डी ई पीरियोडिक टेबल के अंदर है 3। ठीक है, ओके, ए बी सी डी ई 3 है अपने पास। एक तरफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, एक तरफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। आपको बताना है क्या होगा। आइडेंटिफाई पूछा है इसने, आइडेंटिफाई करना है हमें क्या, कि व्हाट विल हैपन। Identify the radioactive radiation emitted when C decays into E. C क्या बन गया? E बन गया। ये रहा C। C क्या बन गया? E बन गया। क्या ये चीज दिखाई दी? ऑफ कोर्स। ठीक है, हमारे पास C से क्या बन गया? E बन गया। क्वेश्चन है कि बताओ कौन सा डिके हुआ? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है जी, देखते हैं। ओके, C के पास प्रोटॉन्स है इतने, ई के पास प्रोटॉन्स है इतने, यानी कि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रोटॉन किस में बढ़ते हैं? कौन सा डिके है जिसमें प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है? कौन सा है? बीटा डिके। बढ़िया, तो बीटा डिके हुआ है। तो आइडेंटिफाई द रेडियो एक्टिव रेडिएशन, बीटा डिके। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट स्पेशल नेम गिवन टू एलिमेंट डी एंड ई। डी और ई को क्या नाम दिया गया है? तो देखते हैं कि डी और ई क्या है। डी है हमारे पास जिसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 145 से एक ज्यादा। ये शायद 1 1 का गैप ही है, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, 1 1 का गैप है 45 से 146। इसके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है 146, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ई के पास न्यूट्रॉन्स है 145, तो इनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम नहीं है। इसका मतलब कि ये आइसोटोन्स तो नहीं है। ठीक है, और देखते हैं, डी के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 94, ई के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाँ इसके पास भी 94। डी और ई के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब ये आइसोटोप्स है।
ठीक है। नेक्स्ट, इफ एलिमेंट सी ट्रांसफॉर्म इनटू बी, सी जब बी में जाएगा by emitting radioactive ray, how this ray behaves in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से आए। तो हमें बस ये बताना है कि अगर सी से बी जब जाएगा तो इसमें से एक रेडिएशन निकलेगी, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, यानी कि दूसरे चार्ज की प्रेजेंस में वो कैसे बिहेव करेगा। सिंपल सा आंसर, अल्फा के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? अल्फा क्या था? दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। क्या अल्फा में इलेक्ट्रॉन होते हैं? आंसर इज नो। उसमें क्या होते हैं? दो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे चार्ज होता है। तो अल्फा पे चार्ज कौन सा आया? पॉजिटिव। ठीक है। अगर अल्फा निकल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि एक और चार्ज भी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रिसिटी में हमने किया है, एक बार आप उसको रिव्यू कर लेना। ठीक है। तो अल्फा के पास चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो उस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पे लगेगा, क्योंकि अल्फा के ऊपर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से होता है। दो चार्ज पास में आएंगे तो क्या होगा? या तो अट्रैक्ट या रिपेल, या तो अट्रैक्ट या रिपेल, तो फोर्स लगेगा। पहली चीज क्लियर है। दूसरा, अगर सी से बी में बीटा पार्टिकल निकलता है, तो बीटा क्या था? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन था तो इसका मतलब क्या हुआ? जी हाँ, माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? या तो अट्रैक्ट या रिपेल। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल पे भी फोर्स लगेगा। ठीक है। तीसरा, गामा। गामा के पास कोई चार्ज नहीं है, प्लस चार्ज नहीं, माइनस चार्ज नहीं। तो अगर गामा पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें फोर्स नहीं लगेगा। तो हमें बस ये बताना है कि उस पार्टिकल का क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको हम रखते। तो सी से बी में क्या चेंज हो रहा है? जो बातें मैंने अभी बोली हैं, एक बार प्लीज उसको रिवाइंड करके एक बार दो बार जरूर सुनना, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। सी से बी में हो क्या रहा है? सी के पास प्रोटॉन है, ठीक है, उनका नंबर अलग है, और बी के पास जो प्रोटॉन है उनका नंबर अलग है। आई होप आपको ये दोनों लाइंस दिख रही है। ठीक है। हाँ, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। अब देखो, सी के पास प्रोटॉन्स और बी के पास प्रोटॉन। बी के पास प्रोटॉन्स कम हो गए, दो बॉक्सेस यानी दो प्रोटॉन कम हो गए। सेम चीज अगर हम यहाँ से देखें, सी के पास न्यूट्रॉन और बी के पास न्यूट्रॉन, क्या ये दोनों न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग है? जी हाँ, इसमें न्यूट्रॉन्स भी कम हो रहे हैं। तो जिसमें प्रोटॉन भी कम हो जाए, न्यूट्रॉन भी कम हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? कि अल्फा डिके हुआ है। और अल्फा डिके हुआ है तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अल्फा पार्टिकल जो निकलेगा विल एक्सपीरियंस फोर्स, उस पे एक फोर्स लगेगा। अब इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया, तो इसमें तीन केसेस बनते हैं। ठीक है जी। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, आपको एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर अगली बार ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करें। पहला केस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है, तो मैं कुछ एरोस बनाता हूं एक बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेंगे। ओके, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। एरो किधर जा रही है? लेफ्ट टू राइट, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ जाता है। ठीक है। अल्फा पार्टिकल के लिए हम यूज कर लेते हैं पर्पल कलर यूज कर लेते हैं एक बार। ठीक है। तो एक अल्फा इधर है, मान लेते हैं एक अल्फा, और तीन अल्फा मानते हैं। तीन अल्फा पार्टिकल्स हम एक बार मान लेते हैं। क्वेश्चन में एक ही गिवन है, हम तीन केसेस, मैंने आपको बताया तीन केस हो सकते हैं, तीन मान लेते हैं। पहला केस, अल्फा पार्टिकल को इस डायरेक्शन में छोड़ा जाए। दूसरा केस, अल्फा पार्टिकल को इस डायरेक्शन में छोड़ा जाए। तीसरा केस, अल्फा पार्टिकल को इस डायरेक्शन में छोड़ा जाए। ठीक है।
ये मत सोचना कि अल्फा पार्टिकल एक यहाँ मान लेते हैं सर, यहाँ से ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मैंने दो डायरेक्शन जो ली है, एक है पैरेलल, एक है एंटी पैरेलल और एक है परपेंडिकुलर। ठीक है, कितनी डायरेक्शन लिए मैंने? पैरेलल, परपेंडिकुलर और एंटी पैरेलल। ठीक है, तीन डायरेक्शन हमने इसमें यूज की है। ओके, चलिए जी। अब परपेंडिकुलर के लिए मैं अलग से भी डायरेक्शन ले सकता हूँ। ओके, 5 मिनट के लिए एक बार मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, तो हम आगे बात करते हैं। ओके, सो थोड़ा सा इंटरप्शन था, उसकी वजह से हमारी वीडियो थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट हुई थी। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं फिर से। अल्फा पार्टिकल के हम तीन केस लेते हैं। अल्फा पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, और परपेंडिकुलर जा रहा है। तो अगर हम पहले वाले पार्टिकल को लेते हैं, मान लेते हैं कि यह है अल्फा वन, ये है अल्फा टू, ये है अल्फा थ्री। तो अल्फा वन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अल्फा टू के ऊपर भी पॉजिटिव और इसके ऊपर भी पॉजिटिव। ठीक है, तो इस पॉजिटिव की वजह से इस पे किधर फोर्स लगेगा? आंसर है इस तरफ फोर्स लगेगा। इस तरफ फोर्स लगेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अल्फा वन की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। दूसरा, अल्फा टू इधर आ रहा है, अल्फा टू इस तरफ आ रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो अल्फा टू की स्पीड घट जाएगी और थोड़ी देर बाद जीरो होते होते इस तरफ चलने लगेगा। और अल्फा थ्री जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से पॉजिटिव के से इधर फोर्स लगेगा और ये ऐसे घूम जाएगा। तो अल्फा थ्री का पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने आपको इसमें बता दिया है। हालांकि आपको इसमें इतना ही लिखना आंसर में, अल्फा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस फोर्स। इन केस अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनर को कोई मौका ना मिले नंबर काटने का, तो आप ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी टाइप का, अगर कुछ मिलता है हमें तो। एक, चलिए एक क्वेश्चन ये है, एक न्यूक्लियस है एटम का, उसमें इतने न्यूट्रॉन्स है और इतने ही प्रोटॉन्स है। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पी की वैल्यू है 95, इसका मतलब एटॉमिक नंबर हो गया है। न्यूट्रॉन्स है अपने पास 146। ठीक है, इसने क्या किया, कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन बचेंगे अल्फा एमिशन के बाद? अल्फा निकलने के बाद क्या होता है, प्रोटॉन कितने कम हो जाते हैं? दो कम हो जाते हैं। न्यूट्रॉन कितने कम हो जाते हैं? दो कम हो जाते हैं। तो नए न्यूट्रॉन्स कितने बचे? दो कम हो गए 144। नए प्रोटॉन्स कितने बचे? दो कम हो गए 93, 144। सी ऑप्शन सही है इसका। काफी इजी क्वेश्चन था ये तो। हाँ, ये पेपर हमने पहले डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियोस के अंदर। ओके, इसके बाद है हमारे पास, हाँ एक क्वेश्चन ये आ गया। ये क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको आंसर बता देता हूँ, लेकिन जब हम मैग्नेट वाले की वीडियोस करेंगे, और मैंने पहले बनाई हुई है, एक बार आप चाहे तो उनको देख सकते हैं, उससे आपको मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कैसे लगता है उसका आइडिया हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर की, मैग्नेट वाला जो चैप्टर है उसके वीडियोस के लिंक को शेयर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए जी, डायग्राम मुझे सेम ही लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक ग्राफ है। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ए बी सी डी ई पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग है। एलिमेंट सी ने एक एलिमेंट को, एक रेडियोएक्टिव पार्टिकल को छोड़ा, और जब हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा,
इस तरह से, तो वो पार्टिकल जो है ऊपर जाने लग गया, ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है? हमने इसको कहाँ पास किया था? प्लेन ऑफ द पेपर, यानी कि हमने इसको ऐसे पास किया था, लेकिन वो ऐसे की जगह ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है ना? अगर मैं इसको थोड़ा-सा साइड व्यू करके बनाऊँ तो पार्टिकल पहले ऐसे जा रहा था, यहाँ पर अपने पास है नॉर्थ, यहाँ पर अपने पास है साउथ। मैं इसको घुमा देता हूँ, तो अब ये वाला हिस्सा नॉर्थ यहाँ है और साउथ कहाँ है? वो शीट के अंदर है, ठीक है? इस तरह से आ गया, शीट के अंदर है ना साउथ। अब पहले मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ था, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ये ऊपर की तरफ आ रहा था, यानी कि इस तरह से घूम गया है पार्टिकल। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ओके, तो पार्टिकल ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आपको बताना है कि कौन-सा पार्टिकल उसने रिलीज़ किया होगा, ठीक है? कौन-सा पार्टिकल रिलीज़ किया होगा, ये देखना है। करें शुरू? चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है? जिसके अंदर हमारे पास आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन-सा रूल? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जिसके अंदर आपके पास होता है थंब, फोरफिंगर एंड मिडल फिंगर। थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स देता है, फोर्स डायरेक्शन ऊपर है, फोर्स ऊपर लग रहा है, ठीक है? और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम फोर फिंगर यूज करते हैं और करंट की डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं फिंगर। और डायरेक्शन क्या होती है करंट की? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि अगर अल्फा पार्टिकल हुआ तो करंट के साथ आएगा और अगर बीटा पार्टिकल हुआ तो करंट के अपोजिट आएगा, ठीक है? यानी कि हमें लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, अपने हाथ को एडजस्ट करके इसमें ऐसे रूल लगाना है कि हमें करंट की डायरेक्शन पता लग जाए। तो फोर्स ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, ठीक है? और ये डिफ्लेक्ट ऊपर की तरफ हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा करंट आ रहा है, आप लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे तो करंट आपका इस तरफ आएगा, ठीक है? करंट नीचे की तरफ आएगा, लेकिन पार्टिकल को हमने किधर भेजा था? ऊपर की तरफ, यानी कि ये पार्टिकल पॉजिटिव का अपोजिट है, तो इसका आंसर आएगा बीटा। तो इसमें से कौन सा पार्टिकल निकला? बीटा। डॉटर एलिमेंट फ्रॉम द ग्राफ, डॉटर एलिमेंट का मतलब सी से जब ये टूटा, क्या बन गया? सी से बीटा डे निकला, तो जो डॉटर एटम बना, उसको ग्राफ में बताना है कहाँ होगा। तो जब बीटा डीके होता है तो न्यूट्रॉन कम हो जाता है और प्रोटॉन बढ़ जाता है, तो डॉटर एलिमेंट कौन है इसमें? ई। नेम द लॉ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रेडियो एक्टिव रेडिएशन एमिटेड बाय दिस एलिमेंट। तो हमने कौन सा लॉ यूज किया था इसमें? हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया था, ठीक है? अगर आपने मैग्नेट वाला चैप्टर नहीं कर रखा तो इस क्वेश्चन को एक बार के लिए स्किप कर देना। मैग्नेट वाले चैप्टर की मैं एक बार वीडियो डाल देता हूँ लिंक में, 4 वीडियोस हैं उसकी, चारों के चारों देख के आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा और फिर करना इस क्वेश्चन को ट्राई, ठीक है जी? आगे बढ़े? चलिए जी, एक आधा क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कोई बैलेंसिंग वाला नहीं मिला अब तक, रिएक्शन वाला। मे भी इस पेपर में हो सकता है। ये क्वेश्चन आई थिंक सेम है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है? स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ मैं, आप स्क्रीन पॉज करके एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए। आंसर चेक करना क्या आया। यही है, हाँ, डिके आफ्टर अल्फा पार्टिकल, हाँ ठीक है, मेरा ये आ रहा है, बाकी एक बार आप क्वेश्चन चेक कर लेना। चलिए जी, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पर एक आधा क्वेश्चन और मिल जाए तो बढ़िया काम हो जाएगा। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे इसकी 2 वीडियोस में जाना चाहिए। 2 वीडियो बना दें? आप इसको 2 बार में देख लेना, एक काम करते हैं, ठीक है? मैं एक बार इसको कंप्लीट ही कर लेता हूँ। चलिए, ये मिल गया हमें, न्यूक्लियर रिएक्शन है और आपको बताना है कि इसको बैलेंस करना है, ठीक है? तो हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ 86 से 84 हो गया, इसका मतलब 2 कम हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पे तो 2 आना चाहिए। 222 से 218 हो गया, यानी कि 4 आना चाहिए। तो कंप्लीट हो गई रिएक्शन बस, यही पूछा था इसने कि इसको रिएक्शन को कंप्लीट करो। ये जो डैश है यहाँ पे क्या आएंगे? नीचे वाले में 2 आएगा, ऊपर वाले में 4 आएगा। और क्या इसका फ़र्क पड़ेगा अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड में? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन हमने भी कर लिया था, ठीक है? तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर और कुछ जनरली जो क्वेश्चन है वो आपके थ्योरी बेस पर आते हैं या फिर ऐसे
कोई एक रिएक्शन दे देंगे, कहेंगे कि इसको बैलेंस करो। एक अच्छा सा रिएक्शन वाला क्वेश्चन आया था, वो मिल जाए तो बढ़िया काम हो जाएगा। हो गया तो हो गया। पेरेंट एलिमेंट और डॉटर एलिमेंट अब आपको समझ में आ चुकी है। ये रहा, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, न्यूक्लियस है, एक्स, उसने पहले अल्फा पार्टिकल छोड़ा और उसके बाद 2 बीटा पार्टिकल छोड़े और बना दिया वाई। ठीक है, तो एक्स था, उसने एक बार तो अल्फा छोड़ा, उसके बाद एक बीटा छोड़ा, उसके बाद एक बीटा छोड़ा, 2 बीटा छोड़े ना, और लास्ट में बन गया अपने पास वाई। तो आपको बताना है कि एक्स और वाई के बारे में बात करनी है। चलो बीच में मान लेते हैं, एक बार पी बना होगा, एक बार क्यू बना होगा। ठीक है, अच्छा, ये होता है अपने पास z, यहाँ पे होता है a। अल्फा पार्टिकल के बाद क्या आएगा, z-2 a-4। मानते हो? बिल्कुल ठीक है, ये अपन ने किया है अभी। अब बीटा पार्टिकल के बाद क्या होगा, ये इसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है एक बढ़ जाएगा, इसमें एक ऐड करेंगे। जब इसमें एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, z-1, और मास में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, एक और बीटा पार्टिकल का जब डिके होगा तो इसमें एक और ऐड हो जाएगा, यहाँ पर जब आएगा तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा z, मास में कोई चेंज नहीं होता। क्या ये रिएक्शन समझ में आई है? फिर से देखो, अल्फा पार्टिकल निकला तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 हटा दिया और मास में से 4 हटा दिया। फिर जब बीटा डिके हुआ तो मास में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर एक और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का जनरल नेम। ओके, कुछ सेम है दोनों में, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर z है, यहाँ पर भी z है, यानी एटॉमिक नंबर सेम है, तो क्या हो जाएगा, आइसोटोप, ये आइसोटोप हो जाएगा। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर y का 80 है तो एटॉमिक नंबर x का क्या होगा, y का एटॉमिक नंबर 80 है तो x का भी 80 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर आइसोटोप में सेम होते हैं। ठीक है, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ y, एटॉमिक मास, मास y का 189 है तो एटॉमिक मास कितना होगा, मास नंबर x का, तो a-4 की वैल्यू आपके पास है 189, a की वैल्यू पूछ रहा है तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 193। ठीक है जी, तो इससे मुश्किल क्वेश्चन पेपर में अभी तक तो वैसे आया नहीं है, बट आप इसकी बुक की रीडिंग जरूर लेना। सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, बुक की रीडिंग लेना है। ठीक है, उसके बाद बुक्स के क्वेश्चन करना, फिर आप पीवाईक्यूज की तरफ बढ़ना। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो ये था हमारा रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर। ठीक है जी, ओके। हाँ, लगा नहीं था इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। 57 मिनट्स में अपना हो चुका है। तो देख लेते हैं कुछ और चीजें अगर अपनी बची है तो। हाँ, इसमें प्रॉपर्टीज आपको जरूर देखनी है कि अल्फा की प्रॉपर्टीज क्या है, बीटा की क्या है, गामा की क्या है। इसका एक बार आप ध्यान रखना। ठीक है, ओके जी। तो इसमें है 2-4 वर्ड्स और हैं। एक है बैकग्राउंड रेडिएशन, बैकग्राउंड रेडिएशन को एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो अल्फा बीटा गामा है, जो किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एब्सेंस में हो, उसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। जैसे सन बहुत दूर है तो हमारे लिए तो एब्सेंट ही है, ठीक है, एब्सेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे, बैकग्राउंड रेडिएशन कहेंगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, चलिए जी, बैकग्राउंड रेडिएशन हो गया। और इनके सोर्स है हमारे पास, सन आ गया। इंटरनल सोर्स के लिए अपने पास आ गया अर्थ क्रस्ट, कार्बन, पोटेशियम, कार्बन 14। ठीक है, कॉस्मिक रेज जो वहां से आ रही है। ठीक है जी, तो अल्फा बीटा गामा के बारे में हमें पता चल चुका है। सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, बीटा रेज। सबसे कम डिफ्लेक्ट अल्फा रेज होती ही नहीं, गामा। ठीक है, ओके, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा, ये एक बार आप बुक में से पढ़ लेना। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा बताने लायक है जो आपको मुश्किल लगेगा। ठीक है, डिकेज समझ में आना चाहिए। ठीक है,
हाँ, बेवजह उसको मतलब स्क्रीनशॉट इसमें शेयर करूँगा, आप बुक से इसको एक बार रीड कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं आएगा उसमें, ठीक है? ओके, और इसमें क्या बचा है? अल्फ़ा, बीटा, गामा में डिफरेंसेस हो गए। मेरे पास जो बुक है उसमें 9 डिफरेंसेस दे रखे हैं, तो देख लेना जितने आप मैक्सिमम याद कर सको, क्योंकि कभी नहीं पूछते पेपर में, नहीं आएगा कि राइट सम डिफरेंसेस बिटवीन अल्फा बीटा गामा अनलेस और अनटिल स्कूल वाले यूटी ले रहे हैं, ठीक है? फाइनल एग्जाम में तो मैंने कभी देखा नहीं है सर। ओके, ठीक है जी। लेकिन उनके जो डिफरेंसेस हैं उसके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है, गामा रेज की। तो अगर आपने डिफरेंसेस को पढ़ा है तो बात बन जाएगी, ठीक है? न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन के बारे में आपने सुना हुआ है। फिजन में क्या होता है कि छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूट जाता है हैवी न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस टूट जाएगा छोटे न्यूक्लियस में, होता है न्यूक्लियर फिजन में। इसका उल्टा, छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके बड़ा बना देंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन में ऐसा होता है। कम एनर्जी निकलती है न्यूक्लियर फिजन में, ज्यादा निकलती है न्यूक्लियर फ्यूजन में, लेकिन न्यूक्लियर फिजन भी हमारे लिए काफी ज्यादा एनर्जी है, ठीक है? तो बस यही है शायद इसके अंदर। हाँ, बस यही है। उसके अलावा इसमें कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं कि न्यूक्लियर वेस्ट क्या है, और सेफ्टी मेजर क्या हो न्यूक्लियर पावर प्लांट में, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको इसमें करने हैं, ठीक है? ओके, एक बार आप इसको कर लेना, और एक पेपर के रिएक्शन में और करवा देता हूँ। एक एक क्वेश्चन को चेक करते हैं हम, इसमें कोई मिस ना हो जाए। तो चलिए चेक करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का है ये, रेडियो एक्टिव, ये रहा। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है पी, उसमें से अल्फा निकल गया और नया बन गया क्यू, तो पोजीशन क्या होगी पीरियोडिक टेबल में? तो दो एलिमेंट एटॉमिक नंबर्स का दो से कम हो गया तो लेफ्ट की तरफ सरक जाएगा दो, ठीक है? दो ग्रुप लेफ्ट में हो जाएगा। ओके, हाँ, द न्यूक्लियर रेडिएशन विच हैव लोवेस्ट आयोनाइजिंग पावर, तो ये आप डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। सबसे लोवेस्ट आयोनाइजिंग पावर होती है गामा की, हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर होती है अल्फा की, ठीक है? उसके अलावा क्या बचा है? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। ये क्वेश्चन और होना चाहिए पेपर में। अच्छा, नेम द रेडिएशन, ये देख के आप ये मत सोचना कि ये वाला क्वेश्चन हमने मिस कर दिया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का है, ये रेडियो एक्टिविटी का नहीं है। ओके, हाँ, ये आ गया। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? तो यहाँ पर अपने पास क्या है, एक यूरेनियम का एक एलिमेंट है, एक एटम है जिसके दो टुकड़े हो गए, तो बड़े से छोटा बन गया, तो इसका मतलब ये है न्यूक्लियर फिजन, ठीक है? फिजन हो रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स कहाँ है इसमें? एक्स, अच्छा, ये रहा। ओके, देखो इसमें क्या हुआ, हमने एक न्यूट्रॉन को ऐड कर दिया है ना, इसके अंदर देखो ऐड किया है। तो पहले इसका मास नंबर था 235, न्यूट्रॉन ऐड होने से एक बढ़ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 236। आइडेंटिफाई वाई द मिसिंग प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, तो वाई जो है वो न्यूट्रॉन्स है, ठीक है? जब भी न्यूक्लियर फिजन होता है तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर अपने पास जो मिलता है वो तीन न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। ये तीन न्यूट्रॉन्स आगे जाके यूरेनियम के अलग अलग तीन उससे टकराएंगे। अगर इसको कंट्रोल कर लिया तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाता है, और कंट्रोल नहीं किया तो एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है? ओपनहाइमर में इसके बारे में बात की है, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, ठीक है? बस, तो फिर यही था। इस पेपर को भी कर लें एक बार, चलो देख लेते हैं। वन इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये हमने रेडियो एक्टिविटी में भी किया था और वर्क एनर्जी में भी किया था, तो दोनों में कर लिया हमने। उसके बाद आ गया, ओके, ये रहा। बीटा एमिशन में पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई क्या होंगे? तो ये होंगे आइसोबार, क्योंकि जब इसमें बीटा एमिशन होता है, यहाँ पे Z यहाँ पे A, तो बीटा के साथ क्या होगा?
जो y निकलेगा उसमें इसमें तो एक बढ़ जाता है लेकिन ऊपर वाला सेम रहता है। ऊपर वाला सेम मतलब मास नंबर सेम मतलब आइसोबार। ओके, उसके बाद है इसमें ये रहा, न्यूक्लियर रिएक्टर में फिजन इज इनिशिएटेड बाय बॉम्बार्डमेंट विद, न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग होती है उसमें। ठीक है, अभी अपन ने इसमें पिछले क्वेश्चन में किया था। ओके जी, उसके अलावा कुछ बचता है इसमें, बैकग्राउंड रेडिएशन ये आ गया। ठीक है, तो जिसका सोर्स हमारे आसपास ना हो, सोर्स बहुत दूर हो, जैसे कि अर्थ के क्रस्ट में है अपने पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सन में है, तो ठीक है, पढ़ लेना एक बार इसको। ओके, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ग्राफ आपको दे रखा है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ग्राफ दे रखा है इसमें। ठीक है जी, देख लो एक बार इसको ध्यान से। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस नहीं आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे, तो न्यूक्लियॉन्स होंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इसके पास कितने हैं, 26, प्रोटॉन है 126, न्यूट्रॉन कितने हैं, अरे उल्टा लिख दिया, प्रोटॉन इसने वाई एक्सिस पे लिया इस बार, तो न्यूट्रॉन है 126, प्रोटॉन है उसके पास 85, 85 है ना, हाँ 85। तो न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 126 प्लस 85 211, चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद है कि अगर इसमें से अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो तो कहाँ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा होगा तो ए क्या होगा इसका, दो कम हो जाएगा प्रोटॉन और दो कम हो जाएंगे न्यूट्रॉन, तो दो न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे 127 से 125, और ये दो कम, तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूट्रॉन क्यू के पास। ठीक है, और जब इसमें से क्या होगा, बीटा रेडिएशन, बीटा का एमिशन होगा तो प्रोटॉन बढ़ जाएगा एक, तो 86 हो जाएगा प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन्स उतने ही रहेंगे, न्यूट्रॉन से कम हो जाएगा, सॉरी न्यूट्रॉन से कम हो जाता है ना, तो एल एल रहेगा अपने पास बीटा, और गामा में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, रीजन आपको पता चल चुका है, बस यही था। तो आपको अब करना क्या है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस की रीडिंग लेनी है अच्छे से। ठीक है, और कोई डाउट आए तो आप उसको कीजिए, सोल्व कीजिए। ठीक है, कमेंट कर देना, इसमें मैं कोई टॉपिक होगा पर्टिकुलर होगा तो मैं उसकी एक शॉर्ट क्लिप आपको शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।